नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व खाद्य दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। अरहर की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण है जरूरी। किसान भाइयों, आज 16 अक्टूबर है और आज ही के दिन सन 1945 में विश्व राष्ट्र संघ ने खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की थी, जिसे विश्व खाद्यान्न दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का फैसला लिया गया। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक देश में उत्पादित अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को समस्त देशवासियों तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। साथ ही कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कर इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। तो चलिए देखते हैं विश्व खाद्यान्न दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जो अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने साल 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना था। 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया गया। हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था दुनिया में भुखमरी खत्म करना, और इस वर्ष की थीम है विश्व में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। बात चाहे विकासशील देशों की हो या विकसित देशों की, सब जगह हालात कमोबेश एक समान ही हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य के साथ इस साल फिर से हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं, लेकिन मंजिल अब भी दूर ही नजर आ रही है। भूख से लड़ने में दुनिया भर में हो रहे प्रयासों के बीच भारत की एक तस्वीर यह भी है कि गोदामों में सड़ते अनाज के बावजूद करोड़ों लोग भूखे हैं। इससे भी हैरतअंगेज बात यह है कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 5000 बच्चे कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। आज भारत में दुनिया के सबसे अधिक अविकसित लगभग 4.66 करोड़ और कमजोर लगभग 2.55 करोड़ बच्चे मौजूद हैं। द लैंसेट नामक पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1.04 मिलियन मौतों में तकरीबन 2/3 की मृत्यु का कारण कुपोषण है। अपनी एक हालिया रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा था कि साल 1990 से साल 2018 के बीच भारत ने गरीबी से लड़ने के लिए अतुलनीय कार्य किया है और इससे देश में गरीबी दर में काफी गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में भारत की गरीबी दर तकरीबन आधी रह गई। यद्यपि देश में गरीबी की दर में गिरावट आ रही है, किंतु कुपोषण और भूख की समस्या आज भी देश में बरकरार है। हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 5 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में से एक बच्चा कुपोषण अथवा अल्प वजन की समस्या से ग्रस्त है। ICSD RRS पोर्टल के मुताबिक 30 नवंबर 2020 तक देश में 6 महीने में 6 साल उम्र के बीच के 9.3 लाख से ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। इनमें सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां 3,98,359 गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इसके बाद बिहार का स्थान है, जहां 2,79,427 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं।
महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। इसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना राज्य गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। भारत में कुपोषण आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कोविड महामारी ने भी देश में कुपोषण की स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 27.2 के स्कोर के साथ 107 देशों की लिस्ट में 94 नंबर पर है, जिसे बेहद गंभीर माना जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम कहां खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के घरों में, होटलों में, शादी ब्याह और पार्टियों में बहुत ज्यादा खाना बर्बाद होता है और फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको 1 जून की रोटी के भी लाले पड़े हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की आबादी 2050 तक 9 अरब हो जाएगी, जिसमें करीब 80% लोग सिर्फ विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में भुखमरी की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है। कृषि प्रधान देश भारत में लोग भूख के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे पास किसी भी विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि के साधन और कृषि करने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और युवाओं का कृषि से मोहभंग होकर किसी आसान तरीके से पैसा कमाने की ओर रुझान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कृषि उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है, तो ये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके कृषि में समग्र बदलाव किए जाएं। विश्व खाद्य दिवस जो पूरा दुनिया में मनाया जा रहा है, ये जो खाद्य दिवस है इसका महत्व इसलिए है कि अभी भी हमारा दुनिया में बहुत भुखमरी और कुपोषण है। और ये जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये मनाया जा रहा है। ऐसा है कि जो हमारा देश की अगर बात करें तो लगभग 19 करोड़ पॉपुलेशन है, उनको 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता है और जो कुपोषण बहुत ज़्यादा है। तो इसको ये समाधान करने के लिए हम सबको एक जागरूकता लाना है पूरा देश में। एक तो ये है कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे बढ़े। देखिए, जो पूरा जो फूड का जो समस्या है, तो एक तो पहले कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमको कैसे बढ़ाना है, उसके लिए अच्छा जो बीज है, अच्छा क्रॉप वैरायटीज़ है, उसका इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें। और हमारा जो मृदा है, उसका मृदा स्वास्थ्य का मैनेजमेंट ठीक से करें, ठीक से संतुलित जो पोषक तत्व दें, जो पानी का जो मात्रा है वो बराबर ठीक से दे, उसका एफिशिएंसी बढ़ाए। तो एफिशिएंसी हमको बढ़ाना है। तो ये चार जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन जो सिस्टम है उसको एफिशिएंट करना है, लागत कम करके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन एक तरफ लेना है। और जो इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग है वो अपनाना है। जैसे आपका फूड क्रॉप्स हुआ, आपका हॉर्टिकल्चरल जो वेजिटेबल्स हुआ, आपका और भी जैसे जो मछली है उसको पालन हुआ, जो हनी बी है, जो आपका डेयरी जो हमारा जो कैटल्स है, जो गाय है, भैंस है, उसको पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करे और उससे जो सिस्टम है वो एक टिकाऊ सिस्टम होता है। और तो एक तो प्रोडक्शन है, उसके बाद उनको सही तरीक़े से उसको स्टोरिंग करना है। जहाँ पर मार्केटिंग का सुविधा है वो टाइमली उसको बेच करके, और जहाँ नहीं है तो स्टोरिंग करके उसको हम ठीक से रख सकते हैं। कोई भी दाना जो है ना, जो प्रोडक्शन, उसको वेस्ट अगर ना करें तो हमारा काफ़ी समस्या का समाधान होगा। कोई भी जो खाना है वो वेस्ट ना हो। ये आंकड़ा है कि लगभग हमारा देश का 1/3 जो हम लोग प्रोडक्शन है उसका वो अपचय हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जो खाना हम बनाते हैं काफ़ी मात्रा में खाना वेस्ट हो जाता है। अगर हम बचा ले 30% जो फूड है उसको अगर बचा ले, जो वेस्ट हो जाता है, तो बहुत बड़ा एक समस्या का समाधान होगा। तो आज का दिवस का यही महत्व है और इस जागरूकता सबको फैलाना चाहिए। किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए जाएं, फसलों में सिंचाई के लिए नई पद्धतियों को अपनाया जाए, जैविक और विविधीकरण खेती को बढ़ावा मिले, उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण गृह की उचित व्यवस्था हो, किसानों को उत्पादों को बेचने के लिए नजदीकी बाजार उपलब्ध कराए जाएं।
खेतीबाड़ी में ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करके किसान न केवल अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं बल्कि देश से भुखमरी खत्म करने और लोगों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान ही है देश का अन्नदाता। हमारे अन्नदाता अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं। देश में सभी लोगों तक पोषण से भरपूर खाद्य सामग्री पहुंचे, इसके लिए शासन और प्रशासन को भी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है, जिससे देश का कोई भी व्यक्ति गरीबी, भूखमरी और कुपोषण से संघर्ष न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस गंभीर मुद्दे पर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं के जरिए साल 2024 तक विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिया जाने लगेगा। इसका लक्ष्य देश की एक बड़ी आबादी से पोषण की कमी को दूर करना है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बारिश की वजह से खराब सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश। जर्जर स्कूल भवनों की भी मरम्मत। मुख्यमंत्री ने की राजस्व विभाग की समीक्षा। लंबे समय से एक ही जगह जमे पटवारियों के तबादले के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, सी मार्ट में पहुंचाई गई 30 करोड़ रुपए की सामग्री। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अरहर की खेती प्रदेश के सभी क्षेत्रों में की जाती है और किसान इसकी फसल लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी फसल में कीट और रोगों के प्रकोप से फसल खराब हो जाती है, जिससे अरहर के उत्पादन में कमी होने लगती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ आयुष सिंह परिहार। आज आपके सामने अरहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे किसान भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों ने अभी अरहर बोई हुई है और इसमें कई रोग और कीट भी अटैक करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है और कभी कभार हमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरहर में पहला रोग लगने की। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रोग होता है उकठा रोग। इसका मुख्य कारण होता है फ्यूजेमिया, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो कि बार बार फसल लेने के कारण उत्पादित हो जाता है। अब ये फसल में धीरे धीरे करके पेड़ों की जड़ों को खाना चालू करता है। इसमें जड़ें हरे डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाता है, सफ़ेद और काली लकीरें बन जाती हैं। पौधा इसमें पनप नहीं पाता है और निढाल हो जाता है और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो सब गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख कर मुरझा कर टूटने लगता है। तो किसान भाइयों, इससे सबसे पहले बचने का सबसे अच्छा और किफ़ायती और आसान तरीका ये होता है, जो उकठा रोग का जो पौधा होता है उसको ज़मीन से मट्टी सहित उखाड़ के और कहीं दूर ले जाके जहाँ आपका खेत नहीं हो वहाँ उसको अच्छी तरीके से जला दो, ताकि ये फंगस दूसरे पौधे को इन्फेक्ट ना करे। अगर ये पौधा अगर दूसरे बाजू वाले स्वस्थ पौधे के बाजू में रहेगा तो ये स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर बार ध्यान रख के करते रहना चाहिए।
इस बीमारी से बचने के लिए रोग-रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पत्ती धब्बा रोग के बारे में। तो पत्ती धब्बा रोग जो होता है उसके अंदर पत्तियों के ऊपर पीले रंग के धब्बे आने लगते हैं, कभी कभार काले रंग के आते हैं। कलर जो होता है वो निर्धारित नहीं रहता है, पर हरा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो फसल रहती है वो सूखती चली जाती है। ये रोग भी फसल को सुखाने वाला ही रहता है। इसमें भी मृदा का न्यूट्रिशन चला जाता है और फसल के अंदर पानी ऊपर चढ़ना कम कर देता है। धीरे धीरे ये भी पेड़ सूखता चला जाता है। इससे बचने के लिए होडोप्लस जिनेवा का प्रयोग करेंगे और 1+1 रेशियो रख के ही इसका यूटिलाइज करेंगे। इससे हमारे जो फसल है उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पूर जाएगा और फसल सूखेगी नहीं। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फली भेदक मक्खी की। तो फली भेदक मक्खी जो होती है वो अक्सर उन्हीं लोगों के पास अटैक करती है जिनके पास मवेशी यौन होते हैं और ये मवेशियों के थ्रू आती है। इसे जंगली मक्खी के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रभावशाली इस प्रकार होती है कि जब ये फसलों के ऊपर आती है तो बैठती है तो ये अपने लार्वा को साथ छोड़ के चली जाती है। तो ये लार्वा जो होते हैं वो पनपते हैं उसके ऊपर और जो अपने जो दाल रहती है उसको वो खाना चालू कर देते हैं और ये ज़्यादातर क्लोरोफिल को ही खाते हैं। और इससे बचने का एक सबसे अच्छा सुझाव होता है कि हम 0.5% एंडोसल्फेट का यूटिलाइज करेंगे 35 सीसी का और इसको प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको पूरी फसल के ऊपर छिड़क देंगे और ये हमारी फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचा लेगा। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोट बोरर की। ये कीड़ा पूरी फसल के अंदर लगता है और ये जब बरसात का सीज़न होता है तब असर करता है और ये फसल की जो फलियां रहती हैं उसको खाता है। जब ये फसल की फलियों को खाता है तो फलियों का आकार भी बदलने लगता है। इसको सबसे अच्छी तरीके से ख़त्म करने का तरीका होता है कि ये आपको अगर स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हाथों से निकाल दीजिए। जो पोट बोरर होता है हम उसको पूर्ण रूपेण ख़त्म करने के लिए इंडोक्सा कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ml प्रति लीटर के ml से यूटिलाइज करके हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बारिश की वजह से खराब सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश। जर्जर स्कूल भवनों की भी मरम्मत। मुख्यमंत्री ने की राजस्व विभाग की समीक्षा। लंबे समय से एक ही जगह जमे पटवारियों के तबादले के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा सी मार्ट में पहुंचाई गई 30 करोड़ रुपए की सामग्री।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा, साथ ही साथ मेलाथियान या फिनेट का स्प्रे करें। सर्दी के शुरुआत में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग होने की संभावना बनी रहती है, अतः किसान भाई पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करवाएं। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पर्वतपुरा, जिला सतना के कृषक मनीष माली ने। ये आम के बाग से हर वर्ष फलन के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनीष माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमको प्रयास करना है सर्वप्रथम आम में उन टहनियों की कटाई छटाई करनी है जो टहनियाँ एक दूसरे से सटी हुई हैं, और जिस टहनी में बीमारी है उस टहनी को काट छांट के हटाना। अगर अभी के बाद अक्टूबर के बाद काटते हैं तो ये आम के लिए अच्छा नहीं होगा, आम के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर कटाई किसान हमारे कर रहे हैं तो जिस वृक्ष के सामने हम लोग खड़े हैं उस वृक्ष में आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर वाले भाग में काट करके इसको हल्का किया गया है। ऊपर वाले भाग को, कहने का मतलब कि जो इसका केंद्र है, सेंटर है, उसको खोल करके खोला गया है, बीच वाले तना को काटा गया है ताकि पूरे के पूरे पौधे पर धूप पड़े, और जो अंदर वाले लाइनिंग है जिसमें कि फल नहीं लगता है, धूप नहीं लगने के कारण मंजर नहीं आता है, उन सब पर भी मंजर आए। कटाई छटाई के बाद पूरी उम्मीद रहती है कि सभी पेड़ों पर फ्रूट बर्ड्स आएंगे, क्योंकि इन्हीं पर आगे बौर और फलन होंगे। लेकिन आपको लगता है कि कटाई छटाई के बाद भी कई वृक्षों पर फल नहीं आते, तो उस दशा में हार्मोन्स का प्रयोग इस समय पर कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे कारगर हार्मोन्स फैक्लोब्यूटाजॉल है, जो कई नामों से बाजार में मिलता है। इसका प्रयोग सितंबर में ही किया जाना चाहिए। अगर आपके पेड़ की उम्र 5 से 10 वर्ष के बीच है तो 8 से 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर दवा का घोल तैयार करें, और अगर 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले पौधे हैं तो 25 मिलीलीटर दवा लें और 35 से 40 लीटर पानी में घोल तैयार करें। इस घोल का प्रयोग जड़ के पास ही करना है, और प्रयोग करने के बाद लगातार बौर आने तक नमी बनाए रखना है। अगले साल से इस हार्मोन्स की आधी मात्रा दें, तीसरे साल से 3/4 कर दें,
चौथे साल प्रयोग नहीं करना है, 5वें साल यही क्रम दोहराएं। ऐसा करने से आपके बाग में हर साल फलन होने लगेगा और आम का उत्पादन भी अच्छा होगा। किसान भाइयों के लिए अभी बहुत ही समुचित समय है कि इन सारे चीज़ों का प्रबंधन वो करे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।